हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी एक्सक्लूसिव में मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ। हमने नेशनल जीके की जो सीरीज चला रखी है, आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश है जो हमारा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पुष्यभूति वंश के बारे में। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। जब गुप्त वंश का पतन हो गया था उसके बाद जो हमारे नए राजवंश जिनका उदय हुआ था वो कौन कौन से थे? मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ वंश जो थे वे प्रमुख वंश थे। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। जो ये सारे राजवंश थे जिनका गुप्त वंश के पतन के बाद क्या हुआ था, उद्भव हुआ था, इन सब में जो पुष्यभूति वंश के जो शासक थे उन्होंने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। आइए हम पुष्यभूति वंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति वंश जो था उनकी स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी। किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी पुष्यभूति वंश की स्थापना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इनकी राजधानी कहाँ थी? पुष्यभूति वंश जो था उसकी राजधानी पुष्यभूति ने कहाँ स्थापित की थी? कहाँ थी उनकी राजधानी? थानेश्वर में। जो हमारा वर्तमान में कुरुक्षेत्र का जो थानेश्वर शहर है वो उस टाइम पे थानेश्वर उसका नाम था। वो पुष्यभूति वंश में पुष्यभूति की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन था? जो पुष्यभूति वंश है उसकी स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन था? प्रभाकर वर्धन जो था वो पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। कौन था? प्रभाकर वर्धन। और जो प्रभाकर वर्धन था वह प्रथम प्रभावशाली शासक था पुष्यभूति वंश का। कौन था वो? प्रभाकर वर्धन जो था पहला प्रभावशाली शासक था। शासक तो और भी थे पुष्यभूति वंश के, पर जो ये प्रभाकर वर्धन जो थे ये पहले प्रभावशाली शासक हुए थे, जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। कौन कौन सी उपाधियां इसने धारण की थी? परम भट्टारक की और महाराजाधिराज की उपाधियां जो प्रभाकर वर्धन ने इसने प्राप्त की थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन जो थे वो किसके पुत्र थे? प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। प्रभाकर वर्धन था जो पुष्यभूति वंश के संस्थापक हुए। पुष्यभूति राजधानी इनकी हो गई थानेश्वर। और जो स्वतंत्रता का जन्मदाता हो गया पुष्यभूति वंश का कौन हो गया? प्रभाकर वर्धन। और ये पुष्यभूति वंश का सबसे पहला प्रभावशाली शासक भी था। उसके बाद इसके पुत्र थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, इसके दो पुत्र थे। इनकी पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। दो इनके पुत्र थे, एक इनकी पुत्री थी राज्यश्री। इनकी पुत्री राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? कन्नौज के मौखरी वंश का जो राजा ग्रहवर्मा था उसके साथ इनकी पुत्री का विवाह हुआ था, प्रभाकर वर्धन की पुत्री का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर कब बैठा था? हर्षवर्धन जो था थानेश्वर की गद्दी पर 606 ईस्वी में बैठा था। कब बैठा था? 606 ईस्वी में। इससे पहले जो राज्यवर्धन जो था वो थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था, पर उसकी मृत्यु के बाद जो हर्षवर्धन था वो 16 वर्ष की आयु में ही थानेश्वर की गद्दी पर बैठ गया था। और उस टाइम पे 606 ईसा पूर्व चल रहा था, तो 606 ईसा पूर्व में जो हर्षवर्धन है वो थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। और किसकी मृत्यु के बाद? राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद बैठा था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था? वो हर्षवर्धन के शासनकाल में वो भारत आया था। और देख लीजिए, ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ह्वेनसांग चीनी यात्री जो था उसको यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान का शाक्य मुनि कहा जाता है।
वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। ह्वेनसांग जो था वो किस उद्देश्य से आया था भारत? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह के उद्देश्य से भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए और बौद्ध ग्रंथ जो थे उनका संग्रह करने के लिए उस उद्देश्य से वो भारत में आया था। और किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में वो भारत आया था। और हर्षवर्धन जो थे वो कौन से वंश के राजा थे? पुष्यभूति वंश के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। कौन था? बाणभट्ट जो था वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। और उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की थी। किसकी रचना की थी? बाणभट्ट ने हर्षचरित की और कादम्बरी की। कई बार पूछ लिया जाता है कि हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। और बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हर्षवर्धन रचित 3 नाटक ग्रंथ कौन से थे? हर्षवर्धन रचित जो हर्षवर्धन है उसने किन 3 नाटकों की नाटक ग्रंथ जो थे किन की रचना की थी उनके नाम बताने हैं हमें। उनके नाम हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद। क्या क्या नाम है उनके? प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद। ये जो थे हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 नाटक ग्रंथ थे। कहीं कहीं पर यह भी कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने किसी और से इन नाटकों की रचना करवाकर उसमें अपना नाम डलवा लिया था, पर इस बारे में कुछ ऐसे नहीं कह सकते हम, एग्जैक्ट कुछ नहीं है, पर ये कहीं कहीं पर मिलता है कि कोई धावक नाम का कोई था जिससे इन्होंने ये 3 नाटक ग्रंथ हैं उनकी रचना करवाकर फिर ये अपने नाम पर इनको रचित लिखवा दिया था कि ये मैंने रचित किए हैं, पर इस बारे में कुछ ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट प्रूफ कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9th है, हम देख लेते हैं, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। लेकिन वह कट्टर हिंदू नहीं था। हर्षवर्धन जो था वो कट्टर हिंदू नहीं था और ना ही वह पूरे देश का शासक था। इसको कहा जाता है अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है हर्षवर्धन को, पर वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही वह पूरे भारत का शासक था, ना उसका शासन पूरे भारत में था और ना ही वह कट्टर हिंदू था। बस ये कहा जाता है कि पूरे जो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था वो हर्षवर्धन था। उसके अलावा जो हर्षवर्धन जो था वो पहले किसकी उपासना करता था? शिव का भगत हुआ करता था पहले हर्षवर्धन। उसके बाद जो ह्वेनसांग जो आया था उसके साथ उसके जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे उनको देखने के बाद फिर वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था हर्षवर्धन। पहले पर वो शिव की उपासना किया करता था। अगर पूछ लिया जाए हर्षवर्धन पहले शिव की उपासना किया जाते थे और ह्वेनसांग के आने के बाद फिर वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं, हर्षवर्धन के समय में कौन सा शहर सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा शहर था जहाँ पर सूती कपड़ों का निर्माण सबसे ज़्यादा किया जाता था? मथुरा। मथुरा वो शहर था जहाँ पर सूती कपड़ों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसमें हमने डिस्कस किया पुष्यभूति वंश या इसको वर्धन वंश भी बोल सकते हैं, इनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई क्वेरी इनसे लग रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।